इसी पिछले लेक्चर में हमने आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन, आईआर स्पेक्ट्रम और आईआर में जो रीजन है उसको डिटेल से वन बाय वन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर में जो है ना, हमारे पास मेन दो रीजन होते हैं। एक रीजन कहलाता है पंचनल ग्रुप रीजन और दूसरा रीजन कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन। अब ये क्या है? पंचनल ग्रुप रीजन कौन सा रीजन होता है और फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो कौन सा रीजन होता है? पंचनल ग्रुप जो रीजन है वो 4000 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, 1500 सेंटीमीटर तक, 4000 से लेकर 1500 सेंटीमीटर तक जो रीजन है आईआर स्पेक्ट्रम में, ये कहलाता है पंचनल ग्रुप रीजन। जबकि 1500 पर सेंटीमीटर से लेकर 625 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर तक जो रीजन कहलाता है वो होता है फिंगरप्रिंट रीजन। अब वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। ये जो पंचनल ग्रुप रीजन होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो पंचनल ग्रुप होते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ पंचनल ग्रुप होते हैं। वो मुख्तलिफ पंचनल ग्रुप एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ विच गिव डिफरेंट पीक्स। ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पर अल्कोहल है तो अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह इतर है तो उसमें ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड पे जो है ना कार्बन अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। इतर का फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है उसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो गया या अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया या इतर का फंक्शनल ग्रुप हो गया या अमाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये देखो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अलग अलग रीजन में एब्जॉर्प्शन करता है और उस अलग अलग एब्जॉर्प्शन की वजह से ये मुख्तलिफ फीक्स देता है। मीन अल्कोहल जो होता है, अब मैं डिस्कस करूंगा, ये टेबल मैंने ड्रा किया है, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी जो एब्जॉर्ब करती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अल्कोहल जो होता है वो अलग रीजन में वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो वो अलग पीक देगा। इसी तरह कार्बोनिल ग्रुप जो है ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, वो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो अलग पीक देगा। इसी तरह जो इतर का फंक्शनल ग्रुप है वो अलग फंक्शनल ग्रुप है, वो अलग पीक देगा। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन में मुख्तलिफ किस्म की जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अलग अलग पीक हमको देते हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा पीक देगा, कौन सी पोजीशन पे देगा, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन इसको एक समझते एग्जांपल के जरिए फंक्शनल ग्रुप रीजन को। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है C2H6O, ये एक आइसोमर है। अब इसके दो आइसोमर पास, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो मेन आइसोमर पॉसिबल है। एक आइसोमर अल्कोहल पॉसिबल है कि मैं इसको इस तरह लिखूं कि CH3CH2OH इथेनॉल, एक ये आइसोमर पॉसिबल है और दूसरा इसका पॉसिबल है ये इथर CH3OCH3। अब यहां देखिए OH जो है, OH ये अलग फंक्शनल ग्रुप है तो ये एब्जॉर्प्शन करेगा। देखो मैंने लिखा है OH जो अल्कोहल का होता है वो 3200 से लेकर 3600 पर सेंटीमीटर इस वेवलेंथ को या इस वेव नंबर को क्या करता है, इस फ्रिक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब करता है। तो इस जगह पे वो अपना पीक शो करेगा। इसी तरह जो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन है, उस दोनों साइड पे कार्बन है, तो ये इतर का फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इथेनॉल से अलग है, तो लिहाजा ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये अलग पीक शो करेगा। तो अब उस पीक को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, उन रीजन को उसके फ्रिक्वेंसी के जरिए हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पीक क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल का है और ये पीक किसका है, ये इतर का है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग एब्जॉर्प्शन करता है इन द डिफरेंट रीजन में। तो ये कहलाता है क्या, फंक्शनल ग्रुप रीजन। दूसरा रीजन है फिंगरप्रिंट रीजन। हमारे जो फिंगरप्रिंट है ये जिस तरह पूरी दुनिया में
जो फिंगरप्रिंट होते हैं एक इंसान, दो इंसानों की, इवन की आइडेंटिकल ट्विन के भी वो सिमिलर नहीं होती, यूनिक होते। हर बंदे की, हर शख्स की जो फिंगरप्रिंट है ये पूरी दुनिया में हर इंसान की अलग होती। तो इसी तरह हर कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फिर उस कंपाउंड को हम कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे? उसको हम उसकी फिंगरप्रिंट रीजन से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जैसे फिंगरप्रिंट हर बंदे का अलग होता है, इसी तरह जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ये हर कंपाउंड का अलग होता है। जितने भी आइसोमर है उन तमाम को हम क्या करेंगे? फिंगरप्रिंट रीजन से के जरिए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेप्ट एनेंशियोमर। एनेंशियोमर के अलावा एनेंशियोमर को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम फिर यूज करते हैं 2D और काजी स्पेक्ट्रा और नॉजी स्पेक्ट्रा। ये चूंकि आप लोगों के कोर्स में नहीं है, फर्दर हम फिर एनेंशियोमर के लिए कॉजी, नॉजी और 2D जो है ना, ये स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करते हैं। बाकी तमाम आइसोमर क्या करते हैं, उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये कहां से कहां तक होता है? 15/100 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर से लेकर 625 पर सेंटीमीटर तक होता है। अब देखो एग्जांपल से समझ लीजिए इसको। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8O। अब इसकी मेनली 3 आइसोमर पॉसिबल है। अगर मैं इसको आइसोमर के लिहाज से देखूं तो इसमें 3 आइसोमर पॉसिबल है। एक पॉसिबल है CH3, CH2O, CH3, मतलब ये इतर, ये क्या कहलाएगा? CH3, CH2O एंड CH3, ये आइसोमर है इतर का। दूसरा है CH3, CH2, CH2 और इस CH2 पे अटैच एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। और तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है CH3 फिर कार्बन और उसी कार्बन पे एक OH, दूसरा H और उसके साथ एक CH3, ये OH सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। तो लिहाजा ये कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अब देखो यहां को हम देखो इन तीनों को, इसमें से एक इतर है, बाकी दोनों क्या है? अल्कोहल है। एक प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इतर को हम डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक में OH है, दोनों आइसोमर में अल्कोहल है, बाकी में क्या है? वो इतर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इतर को हम इन दोनों अल्कोहल से डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। वो तो आसान हो गया, इसका काम तो आसान हो गया। अब प्राइमरी को सेकेंडरी अल्कोहल से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जाहिर बात है दोनों में OH है, फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है दोनों का सेम आएगा, क्योंकि OH है, दोनों में सेम है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन में क्या होगा? देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप देखिए OH जो कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पे क्या मौजूद है? एक CH2 है। और यहाँ अगर आप देखिए जिस कार्बन पे OH है यहाँ पे कोई भी CH2 बेंडिंग नहीं है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पे नो CH2 बेंडिंग, यहाँ पे कोई भी CH2 का बेंडिंग नहीं होगा, जबकि ऊपर CH2 बेंडिंग होगा। और ये आपको नजर आएगा अगर आप IR स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, सेकेंडरी अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का, तो वहाँ पे CH2 बेंडिंग होगा इन द प्राइमरी अल्कोहल। इन दिस स्ट्रक्चर you will be see the CH2 bending in the IR spectrum, while in case of the secondary alcohol there will be no CH2 bending। तो CH2 बेंडिंग उसकी फिंगरप्रिंट रीजन में नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा और ये दूसरा वाला जिसमें CH2 बेंडिंग है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? दो सेम मॉलिक्यूल जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उसको फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा अल्कोहल है, ये कौन सा ईथर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये दो रीजन है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब आते हैं उस टेबल की तरफ जो आप लोग की कोर्स में, आप लोग की किताब में दिया है। वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सी रीजन में कौन सी फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब करता है या कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग करता है। देखो पहला हम बढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड है, अगर OH आपके पास है, OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और वो अल्कोहल का OH है, यानी जो अल्कोहल का OH है वो है, और वो OH क्या है? सिंगल बॉन्ड में मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है।
तो ये आपको पीक देगा 3200 से लेकर 3600 पर सेंटीमीटर इस वेव नंबर या इस फ्रिक्वेंसी के रेंज में, इस वेव नंबर की रीजन में रेंज में आपको OH क्या देगा, पीक देगा। तो अगर कोई पीक IR स्पेक्ट्रम में आ गई और वो 3200 से लेकर 3600 के दरमियान थी, इसका मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पीक है। इसी तरह अगर OH आपके पास आ गई, अब और OH किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH मौजूद है, तो उसका पीक आएगा 2500 से लेकर 3600 पर सेंटीमीटर इस रीजन में। इसी तरह NH का अमाइन का जो पीक होगा, फिर देखेंगे आप लोग चूंकि कोर्स में नए प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का, टर्शियरी अल्कोहल का, उसमें से फिर जो है ना वो पीक अलग अलग होते हैं, उसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग के कोर्स में नहीं है। देखो ये अल्कोहल अगर जो अमाइन है, अमाइन मीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, वो कौन सी रीजन में आप लोग को जो है ना वो शो करेगा पीक, तो ये 3300 ये 3350 से लेकर 3500 की रीजन में आपको पीक देगा। इसी तरह अगर ऐसा कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो कि ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो हाइब्रिडाइज है, कौन सा, sp हाइब्रिडाइज है, तो इस केस में ये शो करेगा पीक 3310 से लेकर 3320 इस रेंज में आपको पीक देगा। इसी तरह ऐसा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, तो फिर उसका पीक होगा 3000 से लेकर 3100, यानी 3000 से लेकर 3100 पर सेंटीमीटर के दरमियान में इसका रेंज होगा। इसी तरह अगर ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उस केस में इसका पीक 2850 से लेकर 2950, यानी 2850 से लेकर 2950 तक ये इसका रेंज होगा। इस रेंज में ये पीक देगा। अब आते हैं कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। अगर ऑक्सीजन ऐसे कार्बन के साथ विद हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड अटैच है, जो कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, लेकिन ये कार्बन पर दूसरे कार्बन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड अटैच है, तो ये कार्बन क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो अगर ऐसा कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन आपको जो पीक शो करेगा वो 1200 पर सेंटीमीटर की रेंज जो है ना वो इस रेंज में शो करेगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, लेकिन ऐसा कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इस वक्त कार्बन ऑक्सीजन जो पीक होगा वो 1125 से लेकर 1200 के दरमियान इस रेंज में आपको पीक शो करेगा। अब आते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पीक शो करता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ जस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड, जस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका रेंज कौन सा होगा? 1620 से लेकर 1680 पर सेंटीमीटर के दरमियान इसका रेंज होगा। इसी तरह अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करूँ, यानी कार्बोनिल ग्रुप की बात करूँ, तो कार्बोनिल ग्रुप मुख्तलिफ कंपाउंड में मौजूद है। उस मुख्तलिफ कंपाउंड में उसका जो पीक का जो रेंज है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल मौजूद है अल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है, तो कीटोन अल्डिहाइड में इसका रेंज है 1710 से लेकर 1750 तक, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में उसमें भी मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन जो है ना कार्बोनिल ग्रुप, उसका रेंज 1700 से लेकर 1725 तक है। इसी तरह एसिड एनहाइड्राइड में इसका रेंज 1800 से लेकर 1850 तक है। एसिड हैलाइड में 1770 से लेकर 1710 से लेकर 1815 तक है। ईस्टर में लूँ, ईस्टर के केस में 1730 से लेकर 1750 तक है, और अमाइड में 1680 से लेकर 1700 तक इसका रेंज होगा। मीन इस रेंज में ये पीक देगा। अब ये तो हो गई उस टेबल की बात जो मैंने डिस्कस किया कि कौन सा ग्रुप कौन सी रीजन में वो पीक देगा या एब्जॉर्प्शन शो करेगा या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। अब आते हैं IR स्पेक्ट्रम की तरफ और फिर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द IR स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहला मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे IR स्पेक्ट्रम को। आप लोग के कोर्स में दिया है एक स्पेक्ट्रम इथेनॉल का, तो पहले मैं इथेनॉल का जो है वो स्पेक्ट्रम डिस्कस करता हूँ। इथेनॉल में अल्कोहल है इथेनॉल, और इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ मैं ड्रा करता हूँ जो आप लोग के कोर्स में मौजूद है।
इथेनॉल का जो है वो IR स्पेक्ट्रम अब डिस्कस करता हूं मैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल का कैसे करेंगे, जो वाई एक्सिस है इस पर हम परसेंट ट्रांसमिटेंस लिखेंगे, परसेंट ट्रांसमिटेंस, और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, परसेंट ट्रांसमिटेंस। एक्स पे क्या लिखेंगे, या हम लिखेंगे वेव नंबर। इसका स्पेक्ट्रम कुछ यूं आता है, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम है इसका। अगर आप लोग अपनी बुक को खोली तो बुक में आपको नजर आएगा कि ये जो पीक है ये 32 पर सेंटीमीटर से लेकर 36 पर सेंटीमीटर तक है। यानी ये क्या, ये इथेनॉल का IR स्पेक्ट्रम है। इथेनॉल में क्या मौजूद है, OH मौजूद है, हाइड्रॉक्सल। और हाइड्रॉक्सल अभी मैंने डिस्कस किया कि अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप है उसका रेंज कहाँ से होगा, 3200 से लेकर 3600 पर सेंटीमीटर तक इसका रेंज होगा। इस रेंज में ये क्या करे, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए ये जो पीक नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाला पीक क्या है, इसने यहाँ पीक कौन सी पोजीशन पे है, 3200 पे है और 3600 के दरमियान में है, ये 3200 के। इसका मतलब है कि ये वाली पीक किसकी है, ये हाइड्रॉक्सल ग्रुप की पीक है। इसी तरह ये पीक अगर आप लोग देखिए ये 28 की करीब है, 2800 तक। और ये अभी हमने डिस्कस किया कि sp3 कार्बन जो होता है, sp3 यहाँ पे sp3 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब हो, ऐसा हाइड्रोजन इसका ऐसे कार्बन के साथ अटैच जो sp3 हो, उसका क्या होगा, पोजीशन रेंज क्या होगा, 2850 से लेकर 2950 तक होगा। तो ये कौन सा है, ये कार्बन हाइड्रोजन का पीक है, लेकिन ऐसे कार्बन का है जो कि sp3 है बढ़ाए से। इसी तरह अगर ये दूसरा पीक आप देखिए, ये जो है कार्बन ऑक्सीजन का जो कि sp3 हो, sp3 कार्बन ऑक्सीजन का 10-25 से लेकर 1200 तक है। और ये पीक किस पोजीशन पे है, यहाँ पे ये आपकी ये 1000 है, यहाँ पे यानी 10-25 तकरीबन है। तो इसी पे ये पोजीशन पे इस पे ये पीक मौजूद, इसका मतलब है ये कार्बन ऑक्सीजन की पीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे मौजूद क्या है, ये वाला पीक है, ये हाइड्रॉक्सल ग्रुप का है, ये वाला पीक कार्बन हाइड्रोजन का है, और ये जो बिल्कुल शार्प पीक नज़र आ रही है यहाँ पे, ये किस चीज़ की है, ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये पीक है। तो ये कहलाता है कि ये है IR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। अब ये तो हो गया IR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। अब आते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन की तरफ। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन तो ये है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप को हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशंस, नंबर फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इससे हम क्या फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हमने टेबल ड्रा किया था, IR स्पेक्ट्रम हम लेंगे एक कंपाउंड का और देखेंगे कि वो कंपाउंड किस किस रीजन में पीक दे रहा है, और कंपेयर करेंगे उस टेबल के साथ कि उस टेबल में वो पीक किस चीज़ की है, कौन सी ग्रुप की है। तो इसी तरह हम क्या कर सकेंगे, फंक्शनल ग्रुप को इसके ज़रिए फाइंड करेंगे। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड भी हम इससे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप से रीजन से हम फंक्शनल ग्रुप फाइंड करेंगे, फिंगर फ्रंट रीजन से उसका दूसरा हिस्सा फाइंड करेंगे,
तो इसी तरह हम क्या करेंगे कंपाउंड को, लेकिन अकेले हम टोटली कंपाउंड को IR स्पेक्ट्रम से डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल किसका, इस सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिलाकर हम एक कंपाउंड को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे और कंपाउंड को मालूम करेंगे। लेकिन IR स्पेक्ट्रम के बगैर हम कंपाउंड को मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि पंचरंगू का हमें पता कौन बताता है, IR स्पेक्ट्रम। इसी तरह कौन सी बेंडिंग उसमें मौजूद है, कौन सी स्विच टू कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, इसको हम, ये कौन हमें बताता है, ये IR स्पेक्ट्रम या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है। तो डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं इससे कंपाउंड की। तीसरा है एम्प्योरिटी। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एम्प्योरिटी मौजूद है, उसको एम्प्योरिटी को हम इस IR स्पेक्ट्रम से या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर ले मेरे पास कीटोन है, और कीटोन का जो है, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप तकरीबन 1710 से 1725-30 तक ये क्या देगा, ये पीक देता है। अब मैंने कीटोन का IR एनालिसिस किया और मेरे पास एक पीक आया, यहाँ पे ए से पीक आया, ए से एक पीक आया, ये है 1715 पर यहाँ पे। अब देखो IR स्पेक्ट्रम मैंने लिया किस चीज़ का, कीटोन का। तो कीटोन का पंचरल ग्रुप तो 1710 से लेकर 1730 तक इस रेंज में होता है, अभी हमने टेबल ड्रा किया था। लेकिन यहाँ पे तो 1715 पे एक पीक आ गया, इसका मतलब है इसमें क्या मौजूद है, कार्बोनिल पंचरल ग्रुप मौजूद है, कीटोन है। लेकिन ये जो पीक आया है, और ये पीक किस पोजीशन पे आया है, 3200 पर आया है, और ये है 3600। तो 32-36 के दरमियान ये पीक आया है। ये किस चीज़ का पीक है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का पीक है। इसका मतलब है कि ये जो कीटोन है हमारे पास, ये पेवर नहीं है, बल्कि इसमें क्या इम्प्योरिटी मौजूद है, यानी इसमें अल्कोहल मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ उसने कार्बोनिल का पीक शो नहीं किया, बल्कि उसके साथ एक्स्ट्रा बैंड आया किस चीज़ का, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का, जो ये शो करता है कि ये जो कीटोन है ये पेवर फॉर्म में नहीं है, ये एम्प्योर है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मौजूद कंपाउंड में एम्प्योरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 एप्लीकेशन हो गई। अब लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं रिएक्शन को। इससे हम रिएक्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 4th नंबर है मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना बड़ा, रिएक्टेंट कितना बचा है। इसके से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोल का, साइक्लोहेक्सानोल का स्ट्रक्चर ये है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इस पे ऊपर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है, साइक्लोहेक्सानोल। इसका मैं कराता हूँ ऑक्सीडेशन में इसका बनेगा क्या, साइक्लोहेक्सानोल, इससे बनेगा कीटोन, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोहेक्सानोन। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड और उसके साथ अटैच ऑक्सीजन, तो ये कहलाता है साइक्लोहेक्सानोन। जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ किसका, साइक्लोहेक्सानोल का, तो वो बनता है कीटोन, यानी साइक्लोहेक्सानोन बनता है। अब मैं इस रिएक्शन को मॉनिटर करता हूँ, पर देख कैसे, मैंने IR स्पेक्ट्रम लिया, ऑक्सीडेशन अभी स्टार्ट हुई या नहीं स्टार्ट हुई, ये भी IR स्पेक्ट्रम से हम अंदाजा कर सकते। देखो ये आया मेरे पास IR स्पेक्ट्रम, साइक्लोहेक्सानोल का मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, और मैंने इसका क्या लिया, IR स्पेक्ट्रम लिया, और इसका IR स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह आया, ऐसे एक पीक मेरे पास आई, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। केस नंबर 1 में ये हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि अभी रिएक्शन जो है ना, और ये जो पीक आई ये 1200 पर सेंटीमीटर और 3600 पर सेंटीमीटर की दरमियान में आ गई। तो ये किस चीज़ का पीक है? इसका मतलब है कि ये हाइड्रॉक्सिल का पीक है। अब ओनली स्पेक्ट्रम में हमारे पास हाइड्रॉक्सिल की पीक अपीयर हो गई और बाकी किसी किस्म का जो है ना पीक मौजूद नहीं है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ओनली साइक्लोहेक्सेनोल अभी मौजूद है, यानी रिएक्शन नहीं हुआ, किसी किस्म का हिस्सा साइक्लोहेक्सेनोल का अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ टुवर्ड्स द साइक्लोहेक्सेनोल। तो इसलिए हमारे पास पीक एक आ गई साइक्लोहेक्सेनोल की। अब चंद मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद मैं दोबारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ और मैंने इसका दोबारा 10 या 15 मिनट बाद इसका AR स्पेक्ट्रम देखा। केस नंबर 1 में तो स्टार्ट नहीं हुआ था। अब केस नंबर 2 में 10-15 मिनट बाद मैंने इसका IR स्पेक्ट्रम देखा। तो केस नंबर 2 में क्या हुआ, इसका मैंने IR स्पेक्ट्रम दोबारा लिया। तो इस केस में जो IR स्पेक्ट्रम आ गया वो कुछ ऐसा था। यहां पे क्या हुआ, ये जो पीक आई थी ये थोड़ी सी डिसअपियर हो गई, थोड़ी सी ये पीक डिसअपियर हो गई और उसके साथ साथ इस स्पेक्ट्रम में यहाँ 1715 पर सेंटीमीटर में एक दूसरी पीक क्या हो गई, अपीयर हो गई। और 1715 पर सेंटीमीटर पे जिस कंपाउंड, जिस ग्रुप का, जिस फंक्शनल ग्रुप की जो पीक होती है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब हो गया कि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है और साइक्लोहेक्सेनोल कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एंड द साइक्लोहेक्सेनोन। अब एक घंटे बाद मैंने देखा इस रिएक्शन को और मिक्सचर का IR मैंने लिया। तो उस मिक्सचर में क्या था कि ओनली यहाँ पे 1715 पे यहाँ पे ओनली एक पीक मौजूद थी और बाकी किसी जगह पे पीक नहीं थी। यहाँ पे जो पीक मौजूद थी हाइड्रॉक्सिल पे वो मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो गई थी और यहाँ पे 1715 पर सेंटीमीटर पर एक पीक मौजूद थी, मुकम्मल तौर पे वो अपीयर हो गई। और 1715 पे किस ग्रुप की जो है वो फ्रिक्वेंसी या जो वेव नंबर एब्जॉर्ब करता है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसका मतलब हो गया कि साइक्लोहेक्सेनोन अब क्या हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है साइक्लोहेक्सेनोन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो OH की वजह से पीक थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, मीन और रिएक्शन ख़त्म हो गया और यहाँ पे मेरे पास मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली मुकम्मल प्रोडक्ट बना। तो इससे क्या हम कर सकते हैं, रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं कि रिएक्शन कितना हो गया, कितना % हो गया, कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्शन बना, रिएक्शन बाकी है और प्रोडक्ट कितना बना। तो क्या कर सकते हैं हम, इससे रिएक्शन भी मॉनिटर कर सकते हैं।